Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 42 हम कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 42 तक हम कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। और जैसा कि सभी को पता है, मैं थोरो इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ाता हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हुआ चलता हूँ प्रोविजंस के, ठीक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकेंड आप चालू करते हैं पढ़ना। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 43 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ठीक है। मैं एक बार अपने जो मेरा स्टैंड है उसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब हम पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 43 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो देखिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ इसमें। ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टीनेंट्स एटसेट्रा व्हेन रेलिवेंट। अब राय किसके बारे में? राय कि कोई वस्तु कैसे बरती जाती है, कोई कैसे वस्तु इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में। या टीनेंट्स मतलब एक राय कोई सिद्धांतों के बारे में, मतलब टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। एक राय कि कोई सिद्धांत है उस जगह पर या नहीं है, ठीक है, एटसेट्रा। और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें व्हेन रेलिवेंट, तो कब संदर्भित होंगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 43 की बॉडी में पढ़ता हूँ। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन हैज़ टू, जब अदालत को राय बनानी है। और क्या राय बनानी है? देखिए सब हेड 1, द यूसेजेस एंड टीनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कि भाई कैसे एक व्यक्ति का शरीर या एक सीधा कहा जाए तो एक पुरुष की बॉडी का क्या यूसेजेस है और क्या उसके सिद्धांत हैं, तो उसके बारे में राय बनानी। मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पुरुष है, एक मैन है, तो क्या उसके सिद्धांत है उसकी बॉडी के, वो क्या फॉलो करता है प्रतिदिन, क्या वो नहीं फॉलो करता है, तो वो अगर उसके बारे में कोर्ट को राय बनानी तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। और कब रेलिवेंट होकर आगे नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखिए। और फैमिली या फिर यूसेजेस कि भाई एक पर्टिकुलर परिवार किस सिद्धांत को फॉलो करता है या उनकी क्या यूसेजेस मतलब प्रैक्टिसेस है, तो अगर उसके बारे में कोई राय मिलेगी तो आगे बताऊंगा कि कब रेलिवेंट होगी। अब सब एट 2, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। अब कोर्ट को, अदालत को राय बनानी है किसके ऊपर, कि कैसे गठन हुआ था, और गठन तो हुआ था, कैसे गठन हुआ था एक रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन का, एक धार्मिक या एक चैरिटेबल फाउंडेशन का। और उसका गठन तो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ था, लेकिन उसको साथ के साथ उसका गठन किसने किया था और उसको चला कौन रहा है, गवर्न कौन कर रहा है, तो उसके बारे में अगर कोर्ट को राय बनानी है तो वो राय ओपिनियन मांग सकती है। किसका मांग सकती है वो आगे बताऊंगा। अभी सब एट 3, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। अब ये लीजिए, अब कोर्ट को राय बनानी है कि एक पर्टिकुलर जिले में, एक निश्चित जिले में कोई पर्टिकुलर शब्द, मतलब एक निश्चित शब्द जो कि कोर्ट को राय में जानना है कि उस शब्द का क्या मतलब है। और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, या एक पर्टिकुलर जिले में भारतवर्ष के कौन सा टर्म बोला जाता है जो कि एक क्वेश्चन में है, उसके बारे में कोर्ट को राय बनानी। और देखिए, और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, या फिर एक समुदाय, एक क्लास ऑफ पीपल है, उसके द्वारा एक पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल द्वारा क्या बोला जाता है, कोई वर्ड्स या फिर कोई टर्म यूज होती है, तो उसके बारे में कोर्ट राय बना लेगा। और अब देखेंगे कि कैसे संदर्भित होगी। द ओपिनियन ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ओन। अब उन व्यक्ति की राय जिनके पास स्पेशल मीन्स है नॉलेज का, इन विषयों पर, किन विषयों पर, कि कोई बॉडी, कोई मैन की बॉडी या उसकी फैमिली के क्या यूजेस और टेनेंट्स है इस विषय पर। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन कैसे हुआ था उसके विषय पर। या फिर कोई ऐसे शब्दों पर या कोई ऐसे टर्म्स पर कि क्या ये पर्टिकुलर भारतवर्ष के जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, या फिर उसको कोई एक निश्चित क्लास ऑफ समुदाय का कोई क्लास है, पीपल है, वो उसको बोलता है, तो उसके बारे में कोर्ट राय बना लेगा। और किसकी राय को ही मानेगा? द ओपिनियंस ऑफ पर्सन्स, उन व्यक्तियों की राय को, हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ओन, जो इस विषय पर जिनकी स्पेशल नॉलेज होगी, मतलब वो एक्सपर्ट्स होंगे, उनके पास स्पेशल नॉलेज होगी इन विषय पर कि हाँ उस जिले में यह वर्ड बोला जाता है और इस वर्ड का यह मतलब है, ठीक है, जो आप पूछना चाहते हो कोर्ट से, ठीक है। ये कहेगा आर रेलिवेंट फैक्ट्स, तो वो क्या होंगे, वो अपने आप में संदर्भित फैक्ट्स होंगे, वो सारे संदर्भित फैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ इसका। अब एक जज साहब मुझसे, जैसे मैं हरियाणा स्टेट का व्यक्ति हूँ, मुझसे पूछते हैं कि हरियाणा स्टेट में कोई हरियाणवी लैंग्वेज में कोई वर्ड पूछते हैं कि इसका मतलब इस राज्य में क्या है, ठीक है, क्या है। और राजस्थान के जज साहब पूछते हैं तो मैं उनको बता दूंगा, क्योंकि मेरे को स्पेशल मीन्स है, क्योंकि भाई मेरे को हरियाणवी बोलनी भी आती है और हरियाणवी लिखनी भी आती है, तो मैं उनको बता दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेशल मीन्स है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहा हूँ, पला हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई क्या क्या इस वर्ड का मतलब है जो राजस्थान के जज साहब पूछ रहे हैं।
तो जो मैं उनको बताऊंगा, ओपिनियन बताऊंगा, तो वो जज साहब उसको संदर्भित तथ्य मान लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति इसके पास स्पेशल नॉलेज थी, इसके पास स्पेशल मीन्स थे या जानकारी के, तो इसकी ये बात संदर्भित रेलिवेंट होगी, तो वो मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 43 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप एंड रेलिवेंट। अब राय किसके बारे में, राय रिश्तों के बारे में राय कब संदर्भित हो जाती है, देखिए वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 में। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, जब कोर्ट को, जब अदालत को राय बनानी है, राय फॉर्म करनी है, राय पुख्ता करनी है, और किस बारे में, एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ क्या रिश्ते हैं। ठीक है, अब देखिए द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट। अब एक जो राय एक्सप्रेस की जाती है कंडक्ट के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, किन व्यक्तियों द्वारा, जिनके रिश्तों के बारे में कोर्ट ओपिनियन लेना चाहता है, उनके ही कंडक्ट से उन्होंने कोई ओपिनियन एक्सप्रेस किया था कभी, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, और किस बारे में कि हाँ अस्तित्व था उस रिलेशनशिप का, उस रिश्ते का या नहीं, ऑफ एनी पर्सन हु, किसी भी व्यक्ति का जो कि हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि परिवार का सदस्य है, और अदरवाइज, या फिर वो परिवार का सदस्य नहीं है, या वो दूर से जुड़ा हुआ कोई रिलेटिव रिश्तेदार है। और देखिए हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, जिसकी क्या स्पेशल मीन्स है इस सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट क्या है कि एक व्यक्ति का रिश्ता क्या दूसरे व्यक्ति के साथ है, जो कि जिसके बारे में कोर्ट को राय बनानी है। अब एक व्यक्ति इस बारे में स्पेशल नॉलेज रखता है, हाँ भाई इनका रिश्ता है, क्योंकि इनका क्यों रिश्ता है वो आगे का एग्जांपल दूंगा, तो वो क्या होगा, वो संदर्भित तथ्य हो जाएगा वो फैक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 44 का पैरा 1। अब सेक्शन 44 का एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, एक हस्बैंड है, एक व्यक्ति है ए और उसकी वाइफ है बी। ठीक है, 2005 में उनकी शादी हुई थी। ठीक है, 2005 में उनकी शादी हुई थी। अब 2024 में क्या होता है, 2005 से लेकर 2024 तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए, कोई बेबी नहीं हुए, वो विदाउट किड्स रहे, मतलब उसकी वाइफ को कोई बच्चे नहीं हुए, वो क्या हुई, वो फर्टिलिटी नहीं कर सकती बच्चों की। अब क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने सोचा, उसके हस्बैंड ने सोचा कि मैं इसको डिवोर्स दे देता हूँ, पर वो उसका हस्बैंड उससे पहले उसको डिवोर्स की प्रोसीडिंग चालू करे, उसकी वाइफ ने क्या करा 2024 में अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया। ठीक है, जो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डलता है। तो अब क्या होगा, अब वो हस्बैंड कोर्ट में आ रहा है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और कह रहा है ये तो मेरी पत्नी है ही नहीं, तो अब यहाँ सेक्शन 44 पैरा 1 का रोल यहाँ प्ले में आएगा। और कैसे आएगा, अब वो सीधा डिनाई कर रहा है ये तो मेरी वाइफ है नहीं, मेंटेनेंस कैसा। तो अब उसकी वाइफ उन व्यक्तियों को लेके आएगी जिनके सामने कभी ए ने उसको अपनी उस महिला को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उन व्यक्तियों को कोर्ट में लेके आएगी और वो व्यक्ति अपनी राय देंगे, हाँ सर इनके रिश्तों का अस्तित्व था, और ए ने, जो इसका हस्बैंड है, उसने एक फैमिली फंक्शन में या कहीं स्कूल या फैमिली फंक्शन में या फिर कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी, मतलब उसका आधार कार्ड में वगैरह में इसका नाम है, तो वो क्या होगा, वो संदर्भित तथ्य होगा। अब ए डिनाई नहीं कर सकता कि वो मेरी वाइफ नहीं है भाई। अब उस व्यक्ति ने बता दिया जिसके पास स्पेशल मीन्स है इस नॉलेज के बारे में कि हाँ भाई तुमने कभी अपने रिश्तों का अस्तित्व इस व्यक्ति के सामने खोला था, बताया था, तो अब वो व्यक्ति अपनी राय देने कोर्ट में आ रहा है। तो अब ए उस चीज़ को नकार नहीं सकता कि अब वो बी जिसने मेंटेनेंस का केस डाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो ऑब्वियसली उसकी वाइफ है। ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन 44 का पैरा 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 का प्रोवाइजो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रोवाइड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग्स अंडर द डिवोर्स एक्ट। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो एक व्यक्ति की राय होती है, जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं, कि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है, उसको खोल करके रखेगा, उसको बयां करके रखेगा। पर यही कह रहा है, अब ये जो राय है, जो एक व्यक्ति जो कि बयां करके रख देगा, जो सब कुछ बता करके रख देगा कोर्ट में अपनी राय देकर, तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल भी सफिशिएंट, बिल्कुल भी संतुष्टजनक नहीं होगा कि साबित करना एक मैरिज को इन अ प्रोसीडिंग, जब प्रक्रिया चलती हो किसकी, डिवोर्स एक्ट 1869 में। ठीक है, मतलब डिवोर्स एक्ट 1869 में कोई प्रोसीडिंग चलती है। तो अब क्या हुआ, डिवोर्स प्रोसीडिंग में एक पार्टी साफ मना करी कि हमारी तो कभी शादी नहीं हुई। तो अब यही कह रहा है कि राय डिवोर्स प्रोसीडिंग में, जब तलाक की प्रोसीडिंग चल रही है डिवोर्स एक्ट 1869 में, तो अब कोई भी राय एक व्यक्ति की जो कि रिश्ता ऐसा बयां कर देगा, ओपिनियन खोल करके रख देगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा। अब देखिए, और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, और
जब अगर फौजदारी प्रोसिक्यूशन चल रहा है सेक्शन 82 और सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता का, तो उसमें भी यह ओपिनियन उस थर्ड पर्सन का जो कि रिलेशनशिप को जस्टिफाई करके रख देगा कोर्ट के सामने, उसका ओपिनियन इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 82 और 84 देख लेते कि हमारा भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है। एक सेकंड रुकिए, मैंने बुक खोल ली है, एक सेकंड रुकिए भैया, एक सेकंड। हाँ, 82 हमारा कहता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो ये 82 तो सेक्शन 82 तो बाइगैमी की बात कर रहा है। ठीक है, और 84 बात कर रहा है एनसाइटिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। 84 बात कर रहा है कि दूसरे किसी व्यक्ति की वाइफ को एंटाइज कर रहा है, मतलब बहला फुसला के दूर लेके जा रहा है एक कोई थर्ड व्यक्ति। ठीक है, तो ये वाले अपराध लिखे गए हैं। तो हम इसमें ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि ये सेक्शन 82 तो बाइगैमी का है, और सेक्शन 84 तो है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे क्या लिख रखा था, विद इंटेंट। एक सेकंड रुकिए, टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट, टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। ठीक है, एक शादीशुदा महिला को। तो ये वाले अपराधों में भी एक तीसरे व्यक्ति की राय मान्य नहीं रहेगी। ठीक है, जब एक फौजदारी मुकदमा सेक्शन 82 और सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता का चल रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 82 हमारी सीधा बाइगैमी की बात करता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति मान लेके चलिए ए और बी, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, तो इनकी शादी हुई पड़ी है, लेकिन ए क्या करता है, जब वो बी से शादीशुदा है तो वो ए उसका हस्बैंड किसी सी से भी शादी कर लेता है। अब ए ने यहाँ कौन सा अपराध कर दिया, सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कर दिया, जो कि होता है बाइगैमी। ठीक है, और सेक्शन 84 हमारा क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। ठीक है, मतलब बहलाया फुसला कर दूर ले गया एक व्यक्ति, और या फिर दूर ले जाकर क्या किया, या फिर दूर ले गया, या फिर और क्या किया, या तो एक मैरिड वुमेन को, एक शादीशुदा महिला को डिटेन कर लिया, मतलब बंधक बना लिया, मतलब हिरासत में रख लिया। और क्या इंटेंट है उसकी, क्या इंटेंशन है उसकी कि इस मैरिड वुमेन को उसके पति के पास नहीं जाने देना। ठीक है, तो विद क्रिमिनल इंटेंट आ मैरिड वुमेन। तो ये सेक्शन जो सेक्शन 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये इन सेक्शन पर 82 पर 84 पर नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन है। और ना ही तो डिवोर्स एक्ट 1869 में अगर कोई तलाक की प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पर भी ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं सेक्शन 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि कह रहा है द क्वेश्चन इज, अब एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर ए एंड बी वर मैरिड, क्या ए और बी कभी मैरिड थे। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एंड हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलिवेंट। अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि ए और बी को हमेशा इनको ट्रीट किया जाता था, कैसे, उनके दोस्तों द्वारा या उनके रिश्तेदारों द्वारा कि ये हस्बैंड और वाइफ है। तो ये एक संदर्भित तथ्य है। ठीक है, तो वो पता होता है कि हाँ भाई ए और बी कभी मैरिड थे, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार उनको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह। तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन बी हम पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। एक प्रश्न उठ जाता है, क्या ए जायज सन है, बेटा है किसका, बी का। आप देखिए, द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट। तो अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि जो ए, जिसके बारे में क्वेश्चन उठ रहा है कि वो क्या बी का जायज लेजिटिमेट सन है या नहीं है, तो अब एक क्या तथ्य दिखाया जाता है कि भाई जो ए है उसको बी की फैमिली मेंबर्स और उसके फैमिली के सदस्य बी के उसको बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह रखते थे। तो ये एक संदर्भित तथ्य होगा। ठीक है, अगर वो इलेजिटिमेट होता तो उसको भाई कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। पर अब यह क्वेश्चन क्या उठा है कि क्या ए लेजिटिमेट जायज बेटा है बी का, मतलब नाजायज तो नहीं है, तो जायज बेटा है क्या ए बी का। तो अब क्या दिखाया जाता है, ए के द्वारा क्या तथ्य दिखाया जाता है कोर्ट में, वन हु असर्ट द फैक्ट हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग। अब ए क्या दिखाएगा कि भाई मेरे को हमेशा जो बी जो डिनाई कर रहा है कि ये मेरा इलेजिटिमेट सन है, नाजायज बेटा है, तो इसके फैमिली मेंबर्स, इसके सदस्य, जो फैमिली के सदस्य वो मेरे को हमेशा बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये एक संदर्भित तथ्य होगा। ठीक है,
तो ये हमारा हुआ सेक्शन 44 के इलस्ट्रेशन भी पूरे, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह हिंदी लैंग्वेज में एक एक चीज़ें समझाई। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन 45 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बोलता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। अब ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन जो आधार है किसके, उस राय पर, वो कब संदर्भित होते हैं। मतलब एक राय उत्पन्न हुई, अब वो भाई वो राय कौन से आधारों पर उत्पन्न होगी, तो वो आधार भी तो रेलिवेंट होने चाहिए, संदर्भित होनी चाहिए, तभी तो वो राय जाके संदर्भित होगी, रेलिवेंट होगी। तो यही हमारा सेक्शन 45 हमें बताएगा। अब देखिए, व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, जब कभी भी राय एक जीवित व्यक्ति की संदर्भित हो जाती है, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलिवेंट, तो उस जीवित व्यक्ति की, उस लिविंग व्यक्ति की किस आधारों पर, किन आधारों पर वो राय टिकी हुई है, तो वो भी संदर्भित हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 45 हमारा इतनी सी बात कह रहा है कि भाई जब एक व्यक्ति की राय, जो कि एक जीवित व्यक्ति है, लिविंग व्यक्ति है, उसकी राय संदर्भित होती हुई लगती है केस में, तो उस व्यक्ति की राय कौन से आधारों पर, कौन से ग्राउंड्स पर आई है, मिली गई है, पाई गई है, तो वो भी संदर्भित हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम। अब जो एक एक्सपर्ट है, जो एक एक्सपर्ट है, वो क्या देता है, वो ब्यौरा देता है कि उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। ठीक है, आप देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, और किस मतलब के लिए वो ब्यौरा देता है कि कभी मैंने ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स ये मैंने कर रखे हैं, तो उस बारे में एक ब्यौरा देता है। तो जो फैक्ट है, जो बताता है कि भाई ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स पहले कर रखे थे और मेरी ये फाइंडिंग थी उन टाइम, तो अब मैं उसी के बेस पे, उसी के आधार पर अब क्या दे रहा हूँ, उसी के ग्राउंड्स पर मैं क्या दे रहा हूँ, ये राय दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ इस केस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और, कि एक एक्सपर्ट होता है जो कि पॉइजन को बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा पॉइजन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो अब क्या होता है, ए है 70 ईयर्स का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, अब कोर्ट ए को बुलाती है जानने के लिए कि भाई जो व्यक्ति एक्स है, जिसकी डेथ हुई थी पॉइजन से, तो ए को बुलाती है कि आप एक्स को बॉडी से आइडेंटिफाई करिए कि इसको कौन सा पॉइजन दिया गया, इसमें क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब ए जो 70 साल का, उसको कम से कम 40 साल का इस लाइन में एक्सपीरियंस है पॉइजन को आइडेंटिफाई करने में, तो तुरंत वो मोर्चरी में जाता है, ए और डेड बॉडी को देखता है और तुरंत बता देता है कि ये कोई वाई पॉइजन है। तो अब कोर्ट क्या कहेगी, भाई आपको कैसे पता ये वाई पॉइजन है, तो वो ए बताएगा कि सर मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी लाइफ टाइम में ये बहुत सारे, जब मैं इस फील्ड में एक्टिव था तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी इस राय का आधार बन जाएंगे सेक्शन 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 45 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पूरा अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 46 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है, जो कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट चंक चालू हो जाता है प्रोविजंस का, जो कि हमें पढ़े हैं करेक्टर व्हेन रेलिवेंट की केसेस में, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में चरित्र कैसे संदर्भ रखेगा। तो ये हमारे सेक्शंस हैं 46, 47, 48, 49। तो सेक्शन 46, 47, 48, 49, सेक्शन 50। तो सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और फिर हम अगर टाइम मिला तो सेक्शन 51 और 52 भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते पढ़ना सेक्शन 46 को। इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव, एक सेकंड रुकिए, चलो सेक्शन 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। अब दीवानी मुकदमों में चरित्र साबित करना है एक व्यक्ति का, और चरित्र क्यों साबित करना है कि इसका केस में इस व्यक्ति का व्यवहार दिख सके कि ये झूठा है, इसने जो केस डाला हुआ है। तो वो सिविल केसेस में अगर आपको किसी का चरित्र आप साबित करते हो तो कोर्ट उसको इररेलेवेंट, असंदर्भित मानता है। ठीक है, मतलब सिविल केसेस में मोटी मोटी बात है, किसी का व्यवहार कि भाई वो सूट को भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है डिसीजन आने में, तो उसका व्यवहार, उसका चरित्र, भाई वो गुंडा किस्म का, वो गैंगस्टर किस्म का व्यक्ति है और उसके ऊपर सिविल केस हुआ पड़ा है या उसने कर रखा है, तो वो सिविल केसेस में वो व्यवहार, वो कंडक्ट जो कि एक सिविल केस में वो दर्शाता है, वो इररेलेवेंट होगा। ठीक है, जज उसको कोई मायने नहीं देगा। आप देखिए सेक्शन 46 की हम बॉडी पढ़ते हैं। In civil cases, the fact that the character of any person concerned in such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant। तो बता रहा है इन सिविल केसेस, दीवानी मुकदमों में, the fact that the character of any person concerned, कि एक तथ्य दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि चिंतित है इस सिविल केस से, इस दीवानी मुकदमे से, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है,
इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल, कि ऐसा है कि एक कॉमन हर प्रोबेबिलिटी में एक व्यक्ति इस व्यक्ति के चरित्र को देख सकता है, क्या सोच सकता है आगे बताऊंगा, और इम्प्रोबेबल, या एक हर प्रोबेबिलिटी में एक व्यक्ति इस व्यक्ति के चरित्र को देखकर क्या नहीं सोच सकता, एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम, जो भी उसके बारे में कंडक्ट व्यवहार सोचा गया, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को उसका कंडक्ट या तो प्रोबेबल दिखेगा, हाँ भाई ये व्यक्ति सदा ही ऐसा है, या एक व्यक्ति को उसका कंडक्ट प्लेंटिव डिफेंडेंट का कंडक्ट इम्प्रोबेबल दिखेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये अब एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इज इररेलेवेंट, तो ये चाहे सिविल सूट में किसी भी पार्टी का किसी भी विटनेस का कंडक्ट प्रोबेबल हो या इम्प्रोबेबल हो तो वो क्या होता है, वो इररेलेवेंट होता है, असंदर्भित होता है। एक्सेप्ट, पर एक्सेप्शन है, कब संदर्भित रेलिवेंट हो जाएगा, इन सो फार एज सच कंडक्ट अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, अगर तो एक जो सिविल केस की पार्टी है उसका चरित्र उसका व्यवहार अदरवाइज दिखता है, और अदरवाइज कब दिखता है, अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स, सीधा तथ्यों से ही दिखता है, जो केस से जुड़े हुए तथ्य हैं उनसे ही दिखता है, तो वो रेलिवेंट, तो वो संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो भाई ए है और बी है, ए है और बी है, ठीक है। ए ने अब क्या करा, ए ने बी को सिविल केस डाल रखा कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कि तूने मेरी एक पब्लिकेशन छपा के मेरी बदनामी करी है और उस पर बहुत बुरा भला मेरे को लिखा है। अब ए बी पर केस चला देता है, और अब बी की ट्रायल मतलब बी की इंक्वायरी मतलब केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, तो अब ए शो करना चाहता है कोर्ट में, क्या शो करना चाहता है, सर इस बी ने मेरे बारे में पर्चे नहीं छपाए, मेरी बदनामी के बारे में इसने XYZ के खिलाफ भी 2-2 साल में पहले जो 2-2 साल गए हैं उनमें रेगुलरली पर्चे छपाए हैं, और बस किस विषय में छपाए हैं कि बस ये उनसे पैसे ऐड सके इसके विषय में छपाए हैं। तो अब ये संदर्भ, अब ये जो सीधा सीधा जो फैक्ट है, ये तथ्य जो ए ने दिखाया दर्शाया कि बी तो बहुत गंदा आदमी है, इसकी तो ये प्रैक्टिस ही है कि ये हर व्यक्ति को 2-2 साल में पर्चे छपाता है और गंदी डिफेमेशन वर्ड्स लिखता है और उनसे सिर्फ पैसे ऐंठने की इसकी ये प्रैक्टिस है। तो अब ये जो इम्प्यूटेशंस जो कथन जो असर्शंस ए ने दिए वो संदर्भित हो जाएंगे। क्यों संदर्भित हो जाएंगे, क्योंकि वो सीधा फैक्ट्स को जो केस के फैक्ट्स हैं उससे कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहीं ए इस केस में जो उसने बी के ऊपर कर रखा कि और क्या कर रखा डिफेमेशन कि भाई बी ने ए के बहुत सारे पर्चे छपा दिए और शहर में बंटवा दी कि ये बी ए तो बहुत गंदा आदमी है, ए तो बिल्कुल ही नकारा आदमी है, ठीक है। तो अब क्या होगा और इस केस में ए के पास कोई सबूत नहीं है कि भाई बी ने किसी और व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसे कभी इम्प्यूटेशंस ये डिफेमेटरी लीबल छिपवाया हो। तो अब ए क्या करता है, ए कोर्ट में कहता है सर आपको पता है बी को 10 साल पहले एक मर्डर के केस में सजा हो चुकी थी और ये बाहर आया है, तो भाई आप ये बताइए क्या ये जो ए की इम्प्यूटेशन है जो ए कह रहा है अपनी कंसिडरेशंस दे रहा है, क्या ये उस केस में रेलिवेंट होंगी? ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होंगी, ये इररेलिवेंट असंदर्भित होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 46 का एग्जाम्पल, और हमने सेक्शन 46 पढ़ा जिसमें मैंने आपको दोनों बताया कि कब सिविल केस में करेक्टर पार्टी का रेलिवेंट हो जाएगा और कब सिविल केस में करेक्टर पार्टी का इररेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 47, देखिए इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कंडक्ट रेलिवेंट। अब आपराधिक केसों में जो पहले का प्रीवियस गुड करेक्टर जो पहले का चरित्र है, मतलब अब जो क्राइम जो अब अपराध की ट्रायल चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उस व्यक्ति का जो अपराधी है जिसकी ट्रायल चल रही है क्रिमिनल ट्रायल, उसका कोई पहला वो अच्छे चरित्र का था, तो वो चरित्र वो फैक्ट उस क्रिमिनल केस में रेलिवेंट संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 की बॉडी। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। अब एक आपराधिक प्रक्रिया में एक फौजदारी मुकदमे में द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर, एक तथ्य दिखाया जाता है कि जो ये व्यक्ति अक्यूज्ड है जिसको आपने अपराधी बना रखा है ये बहुत ही अच्छे चरित्र का है, तो ये सीधी बात रेलिवेंट संदर्भित हो जाएगी उस केस में, ठीक है, संदर्भित हो जाएगी। अब अगर अपराधी ने पहले ये बात साबित कर दी, पहले सेक्शन 47 का ब्यौरा दे दिया कोर्ट में कि मेरा तो बहुत अच्छा चरित्र है, इन्होंने मेरे को ऐसे ही फंसा रखा है, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन के हाथ खुल जाएंगे और प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है, सीधा अब प्रोसिक्यूशन प्रूव कर सकता है कि इस अपराधी का कोई अच्छा चरित्र नहीं है, गुड कंडक्ट नहीं है, इसका कोई गुड कैरेक्टर नहीं है, इसका तो बहुत बुरा कैरेक्टर है, और इसको ये देखिए जज साहब ये हम जजमेंट लाए, इसको 5 साल पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सजा भी हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब
जो अपराधी ने यह बोला था कोर्ट में कि मेरा बहुत गुड कंडक्ट है, मेरा बहुत गुड कैरेक्टर है, इन्होंने मेरे को ऐसे फंसा दिया। अब प्रोसिक्यूशन ने उसकी स्टोरी को रिवर्ट करके रख दिया, पलट करके रख दिया, तो यह भी संदर्भित तथ्य होगा, ठीक है। पर अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर पहले बार लगी है, क्या बार लगी है कि जब तक अपराधी अक्यूज्ड एक अपराधी का अपना गुड कैरेक्टर साबित नहीं करता है तो वो प्रोसिक्यूशन उससे पहले उसका बैड कैरेक्टर भी साबित नहीं कर सकता। जैसे ही अक्यूज ने अपना गुड कैरेक्टर अब उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में साबित किया, वैसे ही प्रोसिक्यूशन के पास भी पूरा का पूरा राइट आ जाएगा कि अब वो उस अक्यूज का बैड कैरेक्टर उस केस में साबित करे। और कैसे करेगा? ऑब्वियसली प्रीवियस कोई उसकी कन्विक्शन हो रही हो कि प्रीवियस कन्विक्शन की कोई जजमेंट दिखा देगा कोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन साबित कर देगा कि भाई इस व्यक्ति का, इस अक्यूज का जो कोर्ट में प्ली ले रहा है कि मेरा बहुत गुड कैरेक्टर है, इसका कोई गुड कैरेक्टर नहीं है, ये देखिए जज साहब हम एक जजमेंट लाए हैं प्रीवियस कन्विक्शन की हम एक जजमेंट लाए हैं जिसमें इसको अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा हो चुकी थी, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये भी संदर्भित होगा। लेकिन जनरल रूल क्या बता रखा है सेक्शन 47 ने कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, एक फौजदारी मुकदमे में एक व्यक्ति का अच्छा चरित्र है, तो ये चरित्र अगर कोर्ट में दिखाया जाता है, मतलब ऑब्वियसली सबूतों के द्वारा, गवाहों के द्वारा, तो ये संदर्भित तथ्य होगा, ठीक है। मान के चलिए अच्छा चरित्र कोर्ट में कैसे दिखाया जाता है? अब मान के चलिए एक व्यक्ति है ए, जो जिस पर की ट्रायल चल रही है कि इसने भाई चोरी की है, इसने चोरी की है। अब कोर्ट में जो वो अक्यूज्ड है और अक्यूज्ड का वकील क्या दिखाता है, जी इसको चोरी करने की क्या नीड है, ये व्यक्ति तो टाटा कंपनी का मालिक है, ये कंपनी तो रिलायंस कंपनी का मालिक है, ये कंपनी बहुत सारे ट्रस्ट चलाती है जो कि गरीब लोगों की मदद करते हैं, और ये व्यक्ति तो इसकी बहुत सारी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बस नॉन प्रॉफिट मोटो के लिए काम करती है, आम व्यक्ति की सर्विस करती है, सेवा करती है। तो क्या ये गुड कैरेक्टर नहीं है? और ये व्यक्ति समाज में, लोकेलिटी में बहुत अच्छी इमेज पाले हुए है, इसकी बहुत अच्छी इमेज है, तो ये क्या रेलिवेंट फैक्ट नहीं है? क्या ये उस अक्यूज का गुड कैरेक्टर जो कि चोरी का जिसपे ऊपर केस चल रहा है उसके ऊपर संदर्भित बैठता है ना? तो यही हमारा सेक्शन 47 जो कि मैंने आपको समझाया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 48 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। अब सेक्शन 48 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो कि सेक्शन 53 कैपिटल A इंडियन एविडेंस एक्ट का था, इससे राजस्थान के प्री में साफ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, साफ क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सभी बच्चों का सही था, पर ये मेरा गलत हो गया था। ये मेरा गलत कैसे हो गया था? क्योंकि उसमें पूछा गया था कि एक सरपंच की जो कि अमित है उसकी ट्रायल चल रही है कि उसने एक जो पंचायत की मेंबर है उसके साथ रेप किया है, तो एक जो सरपंच है, जो प्रेजेंट सरपंच है अमित, उसकी ट्रायल चल रही है। तो अब क्या हुआ था, उस पर फिर नीचे एक सेंटेंस लिखा गया था क्वेश्चन में कि अमित का वकील उस लड़की जो सविता होती है, जो पंचायत की मेंबर होती है, जिसकी जो विक्टिम होती है, उससे क्वेश्चन पूछता है। अमित का वकील क्या क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुमने कभी एक विजय के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है, तो ये क्या क्वेश्चन रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है? तो वो मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने अमित और वो विजय, क्योंकि टाइम इतना कम रह गया था, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने का पूरा समय नहीं मिला, तो मैंने सीधा रेलिवेंट पे टिक मार्क गोला लगा दिया था, और आंसर था उसका नॉट रेलिवेंट, ठीक है, कि वो वकील उस केस में सविता से, जो वो मेंबर ऑफ पंचायत थी, उससे नहीं पूछ सकता कि भाई तुम्हारा सेक्सुअल एक्सपीरियंस एक्स सरपंच के साथ कैसा था, और ट्रायल चल रही है, प्रेजेंट सरपंच ने रेप किया सविता का, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया था, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और लेकिन क्योंकि ये मेरा क्यों गलत हुआ था, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत ही टाइम फास्ट ही जाता और मुश्किल से मेरे पास लास्ट की 2-3 मिनट बच गई थी। मैंने ये 2-4 क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़े थे, तो इसलिए ये मेरा जल्दबाजी में गलत हो गया था। पर आगे से मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, और आप भी मत करना। आप भी पूरे क्वेश्चन को पहले थोरोली पढ़ना, उसको समझना कि वो पूछना क्या चाहता है। तो मैंने जल्दबाजी में परमिसिबल पे गोला लगा दिया था, सर्कल लगा दिया, पर इसका आंसर नॉट परमिसिबल था, ठीक है। तो ये है सेक्शन 58, अब मैं पढ़ूंगा इंडेक्स से। देखिए एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, तो क्या सबूत, गवाही किसकी, चरित्र की, और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट, या गवाही किसकी कि एक व्यक्ति का, एक महिला का प्रीवियस पहले का सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो संदर्भित नहीं रखेगा। कौन से सेक्शंस में? इन सर्टेन केसेस, विभिन्न मुकदमों में, ठीक है। हम सेक्शन 48 की बॉडी पढ़ते, देखिए
इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 और भारतीय न्याय संहिता। अब बता रखा है एक प्रोसिक्यूशन चल रहा है, और वो प्रोसिक्यूशन मतलब एक फौजदारी मुकदमा चल रहा है, और फौजदारी मुकदमा कौन से अपराधों के लिए चल रहा है? एक अपराधी को चार्ज किया गया है सेक्शन 64 भारतीय न्याय संहिता के साथ, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 और भारतीय न्याय संहिता के साथ, ठीक है। एक अपराधी पर इन केसेस की, इन अपराधों की ट्रायल चल रही है, इनकी या तो सबकी चल रही है या फिर इनमें से किसी एक की चल रही है, ठीक है। अब देखिए, और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या जो मैंने अभी अपराध गिनवाए सारे भारतीय न्याय संहिता के, ये 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, इनका उसने करने के लिए, अपराध करने के लिए प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। आप देखिए, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू, जब एक प्रश्न कि क्या इस महिला जो विक्टिम थी, जो महिला थी जिसके साथ सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं, ये सारे के सारे जो ऑफेंस है सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, ये सारे महिला के प्रति सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस है। तो अब उस ट्रायल में, उस प्रोसीडिंग में एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन क्या उठता है? वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू, जहां मुद्दे में है कि इस महिला का सहमति थी या नहीं थी। अब देखिए, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, तो गवाही किसकी कि क्या चरित्र था इस महिला का जिसके साथ रेप हुआ है, और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या उस व्यक्ति का, उस महिला का जिसका कि रेप हुआ है, उस महिला का कोई पहले का सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उस बारे में गवाही। विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलिवेंट, किसी और व्यक्ति के साथ क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस था इस महिला का जिसका कि अब फिलहाल रेप की वो विक्टिम है, तो वो उसकी गवाही कोई भी रेलिवेंट संदर्भित नहीं रखेगी उस केस में, अगर कंसेंट का इशू उस प्रोसीडिंग में आता था। अब देखिए, ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट, और सीधा किस बारे में रेलिवेंट संदर्भित नहीं रहेगा? ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट, कि मुद्दा इस सहमति के बारे में था या नहीं था, तो कोई भी उससे रेलिवेंट इस बारे में वो संदर्भित नहीं रखेगा। और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट, या उसकी कंसेंट की, सहमति की कैसी क्वालिटी थी, मतलब वो किस तरीके का कंसेंट था, तो वो भी संदर्भित नहीं रखेगा उस केस में, ठीक है। और कौन से केसेस की ट्रायल में? जो महिला के प्रति सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस होते हैं भारतीय न्याय संहिता में, सेक्शन 64 टू सेक्शन 71 भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 74 टू सेक्शन 78 भारतीय न्याय संहिता, जो ये वुमेन के प्रति सेक्सुअली रिलेटेड ऑफेंस होते हैं इनके प्रति, ठीक है। तो अब उस महिला का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी के साथ कैसा था, तो कोई गवाही नहीं दी जाएगी। उस महिला का कंसेंट ही मुद्दे में, सहमति मुद्दे में, इशू में है, तो उस बारे में कोई गवाही नहीं दी जाएगी। उस महिला का जिसके साथ रेप हुआ है, ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है, उसका चरित्र कैसा है, उसके बारे में कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी। अगर गलती से दे भी दी गई तो वो रेलिवेंट नहीं होगी, इररेलिवेंट हो जाएगी, असंदर्भित हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा सेक्शन 48 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम टिक कर लेते हैं। इसमें विक्टिम को टिक कर लीजिए ताकि आपको याद आ जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। और इसमें जो नोट रेलिवेंट आया है, नोट भी रेलिवेंट, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, हमें ये आगे जाके याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बोल रहा है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब पहले का एक बुरा चरित्र रेलिवेंट, संदर्भित नहीं है। एक्सेप्शन क्या है भाई? रिप्लाई में अगर कोई जवाब दे रहा है उसमें संदर्भित है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 की बॉडी। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फौजदारी मुकदमों में, फौजदारी प्रक्रिया में, द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड हैज अ बैड कैरेक्टर, एक तथ्य दिखाया जाता है कि अपराधी का जिसके ऊपर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उसका बुरा चरित्र है। अब देखिए, इज इररेलेवेंट, तो यह बात सीधी की सीधी इररेलेवेंट, असंदर्भित होगी उस फौजदारी प्रक्रिया में। अनलेस हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी, संदर्भित हो जाएगी, कब हो जाएगी? एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर, जब अपराधी ने एविडेंस, गवाही दे दी है कि उसका अच्छा चरित्र है, तो अब रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन क्या दे सकता है? रिप्लाई दे सकता है कि इस व्यक्ति का बैड कैरेक्टर, इसका बुरा चरित्र है, ठीक है। इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट, तो उस मुकदमे में अब जब अपराधी ने यह शो कर दिया कि उसका अच्छा चरित्र है, अब रिबटल में प्रोसिक्यूशन यह शो कर देगा गवाहों से, सबूतों से कि इसका बुरा चरित्र है, बैड कैरेक्टर, तो ये इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट, तो इस केस में ही ये संदर्भित हो जाता है। तो अब अपराधी का बैड कैरेक्टर भी संदर्भित हो जाता है केस में। वैसे जनरल रूल क्या है? एक अपराधी का बैड कैरेक्टर कोई प्रोसिक्यूशन दिखाने की कोशिश करेगा तो वो असंदर्भित है, इररेलिवेंट है। अनलेस, पर
अपराधी अक्यूज्ड जिसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो एक केस में दिखाता है कि मेरा तो गुड कैरेक्टर है, तो अब प्रोसिक्यूशन रिबटल में यह दिखा सकता है कि इस अपराधी का बहुत ही बैड कैरेक्टर है, बुरा चरित्र है, तो ये एकदम संदर्भित हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेक्शन 49 को सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 47 के साथ। ठीक है, 47 के साथ, और 47 को कनेक्ट कर सकते हैं 49 के साथ, और मेंस में हम लिखेंगे तो हमारे बढ़िया नंबर आएंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 49 की एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1, जो कि कह रहा है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस। अब ये धारा उन मुकदमों पर नहीं लगती, उन फौजदारी मुकदमों पर नहीं लगती इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू, जिसमें एक व्यक्ति का बुरा चरित्र ही अपने आप में फैक्ट एंड इशू है, मतलब उस व्यक्ति का बुरा चरित्र साबित हो गया तो केस ही साबित हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, तो एक केस में एक फौजदारी मुकदमे में एक व्यक्ति का बुरा चरित्र ही फैक्ट एंड इशू है, मतलब क्या है, सीधे सीधा फैक्ट एंड इशू है, मतलब वो सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट है, बुरा चरित्र ही। तो इस केस में उस व्यक्ति का अच्छा चरित्र है, बुरा चरित्र कोई भी रेलिवेंसी नहीं रखेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 यही कहती है, अगर एक केस में फैक्ट एंड इशू ही क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, एक व्यक्ति का, एक अपराधी का बुरा चरित्र ही फैक्ट एंड इशू है, तो क्या होगा सीधा सीधा, तो ये सेक्शन 49 का प्रावधान उस केस में नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बोलता है अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री में कि एक पिछली कोई सजा हुई थी, एक प्रीवियस कन्विक्शन, एक अपराधी ने कोई उसको पहले सजा हो चुकी है, तो वो गवाही हो सकती है, और वो गवाही किसकी हो सकती है कि इस अपराधी का बुरा चरित्र है, बैड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन 2 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्री में। तो मान के चलिए 2024 में एक व्यक्ति की चोरी के लिए ट्रायल चल रही है, अब उसकी चोरी के लिए ट्रायल चल रही है, तो अब बार लगी हुई है प्रोसिक्यूशन पे कि वो पहले इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता। अगर कि उस व्यक्ति ने पहले अपने अच्छे चरित्र का, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया, तो वो क्या होगा फिर प्रोसिक्यूशन रिप्लाई में उसके बुरे चरित्र का, बुरे कैरेक्टर का, बैड कैरेक्टर का एविडेंस देगा। और कैसे देगा, अब मान के चलिए एक चोर है ए, उसकी 2024 में उसने एक चोरी की थी, अब उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसकी एक कोर्ट में ट्रायल चल रही है। अब क्या पाया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि 2015 में भी इस चोर ने चोरी की थी, इस चोर ने चोरी की थी 2015 में, और इसको सजा दे दी गई थी 2016 में। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब 2024 वाले केस में उस अपराधी को फिर से सजा होने की कगार पे वो आ जाता है, लेकिन वो क्या शो कर देता है, सर मैं तो बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, मेरे तो बहुत सारे एनजीओ, मैं तो गरीब व्यक्ति की मदद करता हूँ, और मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मेरा तो गुड कैरेक्टर है। तो अब क्या होगा, अब प्रोसिक्यूशन के दरवाजे खुल जाएंगे। अब प्रोसिक्यूशन उसकी 2016 वाली जो प्रीवियस कन्विक्शन थी उस चोर की, जिसको 2024 में ट्राई किया जा रहा है, अब उस केस में 2024 वाले केस में वो 2016 की प्रीवियस कन्विक्शन की पुरानी सजा जो उसको हुई थी और वो जेल काट के आया था, उसकी सजा की कॉपी कोर्ट में दे देंगे, और वो क्या होगा, एक एविडेंस होगा। तो सेक्शन 49 की एक्सप्लेनेशन 2 हमें यही कह रही है कि भाई पिछली एक अपराधी को कोई सजा कटवाई जा चुकी थी जेल की, तो उसके बारे में आप गवाही दे रहे हो एक व्यक्ति का बुरा चरित्र साबित करने में, तो वो क्या होगा, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, पर आप कब दे सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमारे सेक्शन 49 के पैरा 1 ने रिक्वायरमेंट ले डाउन करी थी। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट ये है कि अक्यूज ने पहले अपना गुड कैरेक्टर साबित किया कोर्ट में, तभी प्रोसिक्यूशन के दरवाजे खोलेंगे और वो अक्यूज का बैड कैरेक्टर उस प्रीवियस कन्विक्शन की जजमेंट के थ्रू साबित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जो कि हमारा इसका कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, चरित्र कब संदर्भित हो जाता है, उसका लास्ट सेक्शन है। ठीक है, अब सेक्शन 50 कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, चरित्र जो कि डैमेजेस, जो नुकसान मिलने वाले थे उसको अफेक्ट कर रहा है, अब वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का चरित्र साबित होगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है कि ये तो सबसे डैमेजेस मांगता घूमता है, तो वो क्या होगा, सीधा अब डैमेजेस कम हो जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 50 का क्या एग्जांपल दूंगा, उसे समझ में आ जाएगा। पहले हम बॉडी पढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 50 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ। इन सिविल केसेस, दीवानी मुकदमों में, द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस
विच ही होप टू रिसीव इज रेलिवेंट। अब एक तथ्य दिखाया जाता है दीवानी मुकदमों में कि एक व्यक्ति जिसने डैमेजेस लेने का मतलब भुगतान लेने का कुछ उसको चोट चोट लगी होगी थोड़ी बहुत, तो उसने केस कर रखा है और उस व्यक्ति का जिसने केस कर रखा है उस व्यक्ति का क्या होता है दीवानी मुकदमे में एक चरित्र दिखाया जाता है कि इस व्यक्ति का चरित्र ही खुद ही ये गड़बड़ी में और ये खुद हमसे डैमेजेस मांग रहा है। तो अब कोर्ट इस बारे में विचार विमर्श करेगा, सोचेगा कि भाई ये व्यक्ति खुद ही रॉन्गफुल डिफॉल्ट में, इसने खुद गलती कर रखी और ये खुद अब डैमेजेस कोर्ट में लेने आया है। तो अब इसके डैमेजेस को जो मैं दूंगा, जो ग्रांट करूंगा, उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, अफेक्ट कर देता हूँ। तो अब जो उसको डैमेजेस मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे, उसको अब कम डैमेजेस मिलेंगे। तो क्या उस व्यक्ति का चरित्र सिविल केस में रेलिवेंट हुआ ना? हाँ, तो हुआ। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 50 का पैरा 1 बोलता है। ठीक है, आगे समझ में। तो अब मान के चलते हैं ए एक व्यक्ति है जो कि केस डालता है बी के ऊपर। ठीक है, तो मान के चलिए बी ने ए को क्या किया था? बी ने ए के गाड़ी में टक्कर मारी थी। अब ए बी के ऊपर केस कर देता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कि बी ने मेरी गाड़ी की हेडलाइट डिग्गी तोड़ दी, बम्पर तोड़ दिया बैक का, तो अब इससे मेरे को 75,000 रुपीज दिलाए जाए। ठीक है, तो यह केस डाल देता है ए। ठीक है, पर यह केस डालता है ए। ठीक है, कि बी ने मेरी गाड़ी की हेडलाइट वगैरह बम्पर वगैरह तोड़ दिए। पर ए ने भी जिस टाइम उसने बी ने वो तोड़ा था तो उस टाइम तो ए ने बोल दिया था ठीक है मैं केस करके ले लूंगा, तुम्हें डैमेजेस ले लूंगा। पर क्या हुआ, केस करने के बाद उस ए ने जैसे केस डाल दिया बी के ऊपर, ए वर्सेस बी कर दिया लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो ए ने क्या किया, उसके बी के घर के पास जाके रात में बी की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। तो आप खुद बताइए क्या यहाँ ए का चरित्र अच्छा है? अब भाई उसने केस कर दिया, ए वर्सेस बी कर दिया पहले ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस लेने के लिए कि बी ने उसकी गाड़ी ठोकी थी, चलो ये कर दिया तो ठीक है। पर वो कानून पर पूरा विश्वास रखे ना, खुद अब जाके 2-4 दिन बाद केस डालने के बाद ए बी की गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है रात में, तो अब ये क्रिमिनल चार्ज उसमें कोई बनेगा, लेकिन ये सिविल केस में भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो बी कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज लाएगा और कहेगा जज साहब ये देखिए मैंने तो चलो इसकी गाड़ी में टक्कर बाय मिस्टेक मार दी थी, मैं डैमेज देने के लिए रेडी हूँ, पर अब इसको देखिए ये सीसीटीवी फुटेज लेके आया हूँ, इसमें सबूत देखिए कि ए रात को 1 बजे रात को आया और मेरे घर के बाहर मेरी कार खड़ी थी, स्कॉर्पियो एन कार, उसके शीशे तोड़ गया। तो अब उस ए का जो प्लेंटिफ बना पड़ा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में, उसके डैमेजेस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लेंटिफ ही डिफॉल्ट में है। प्लेंटिफ ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसने कानून अपने हाथ में लिया है। ठीक है, तो अब उसका यहाँ बुरा चरित्र रेलिवेंट दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 50 के पैरा 1 की बॉडी दोबारा से पढ़ते हैं। अब आपको मैंने क्रक्स समझा दिया सेक्शन का, ये क्रक्स है। अब सेक्शन 50 की बॉडी दोबारा से पढ़ते देखिए, इन सिविल केसेस दीवानी मुकदमों में द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन, एक तथ्य दिखाया जाता है कि चरित्र एक व्यक्ति का इज सच एज टू अफेक्ट, कि ऐसा है कि अफेक्ट कर देगा, बिल्कुल बिगाड़ करके रख देगा। क्या बिगाड़ करके रख देगा? द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ought टू रिसीव, वो डैमेजेस का अमाउंट जो उसको मिलना चाहिए था अब वो उसको नहीं मिलेगा, इज रेलिवेंट, तो वो संदर्भित हो जाएगा। अब जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि ए ने बी के ऊपर केस कर रखा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस लेने के लिए, क्योंकि बी ने ए की गाड़ी पर बाय मिस्टेक टक्कर मारी थी और ए की गाड़ी की हेडलाइट, उसका पिछला शीशा, बैक विंडशील्ड और बैक ग्लास ऑफ कार का और उसकी डिग्गी वगैरह तोड़ दी थी, बम्पर वगैरह तोड़ दिया था। तो ए ने अब डैमेजेस मांग रखे 75,000 का। पर अब ए केस डालने के 2-4 दिन बाद बी के घर पे जाता है रात को और बी के घर के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी रहती है स्कॉर्पियो, उसमें तोड़ा फोड़ी कर देता है। अब भाई क्या हुआ भाई, कोर्ट में सुनवाई तो होनी है 2-4 दिन बाद ए वर्सेस बी वाले केस की। अब बी क्या करता है, अपने डिफेंस में सबूत लेके आता है और क्या दिखाता है, सर ये देखिए ये जो ए है रात को मेरे पास आया, मेरे घर में आया और मेरे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे तोड़ गया। क्या अब जज साहब जो ए को डैमेजेस 75,000 मिलने चाहिए थे जो उसने क्लेम कर रखे हैं, क्या आप उसको कम नहीं कर देंगे? क्योंकि उसने कानून अपने हाथों में लिया है, बिल्कुल कम कर देंगे। उसके डैमेजेस मुश्किल उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उसके ऊपर अब क्या कहा जाएगा कि तुम खुद ही प्लेंटिफ साहब तुम डिफॉल्ट में हो, तुम अपना केस को लेके तुम्हारा केस में डिसमिस करो, क्योंकि अब तुम खुद ही डिफॉल्ट में हो, तुमने लोग अपने हाथ में लिया है और तुम ही डिफॉल्ट में हो। ठीक है, अगर हद मार के अगर वो फिर हाथ वगैरह जोड़ने लग जाता है प्लेंटिफ, तो उसको 20-25 हज़ार उसको खर्चा मिलेगा। अब उसका अफेक्ट हुआ ना, जो डैमेजेस उसको मिलने चाहिए थे ought to be received, जो उसको मिलते अब लेकिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खुद ही रॉन्ग डूअर बन गया है बी के गाड़ी के शीशे तोड़कर। ठीक है, तो यहाँ उसका सिविल केस में यह चरित्र उसका रेलिवेंट संदर्भित हो जाएगा ए का। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेक्शन 50 का पैरा 1 पूरा पढ़ा है। अब मैं सेक्शन 50 की
एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण पढ़ाऊंगा, जो कि फिर हमारी सेक्शन 50 आज का हमारा एक्सप्लेनेशन लास्ट रहेगी। फिर कल वाली वीडियो में मैं सेक्शन 51 से चालू करूंगा, ठीक है। अब मैं सेक्शन 50 की एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूँ, स्पष्टीकरण देखिए। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 46, 47 एंड 49, तो कह रहा है सेक्शन 50 में इस वाले प्रावधान में 50 सेक्शन 50 भारतीय साक्षी अधिनियम में, और कौन से प्रावधानों में, सेक्शन 46 में, 47 में और 49 में, जो कि भारतीय साक्षी अधिनियम, उसमें मानो क्या, द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स, जो शब्द कैरेक्टर है, चरित्र है, उसमें क्या शामिल है, इंक्लूड है बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, दोनों ही, रेपुटेशन मतलब इज्जत भी और डिस्पोजिशन कुछ कहा हुआ शब्द भी। बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49, बट एक्सेप्शन क्या है कि भाई जब सेक्शन 49 में जो प्रोवाइड करके बता रखा है, एविडेंस में भी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन, तो गवाही बस दी जा सकती है एक आम इज्जत की, मतलब कोई एक पर्टिकुलर समय पर उस व्यक्ति की क्या रेपुटेशन थी उसकी नहीं, उसकी जनरल रेपुटेशन मतलब आमतौर पर वो व्यक्ति कैसी इज्जत धारण करे रखता है समाज में, उसकी एविडेंस दी जा सकती है। एंड जनरल डिस्पोजिशन, और जनरल डिस्पोजिशन की मतलब वो आमतौर पर एक दिन उस व्यक्ति ने क्या कहा उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर वो व्यक्ति सबसे कैसे डीलिंग करता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, तो उसकी गवाही दी जा सकती है। तो वो ही कैरेक्टर होगा, मतलब कैरेक्टर में क्या क्या शामिल होगा, जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन, ठीक है। एंड नोट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन हैज बीन शोन, और पर किसका नहीं दिखा जाएगा, जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन उन कार्यों से, उन एक्ट्स की नहीं दिखाई जाएगी जो एक व्यक्ति ने स्पेसिफिकली 1 या 2 दिन के लिए किए हुए हैं, ठीक है। मतलब मान के चलिए, अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी इज्जत, उनकी रेपुटेशन सबको पता है भाई, वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो फॉरेन टेरिटरी में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और वो देश के लिए भी भाई बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है उनके ऊपर कोई भाई लॉ ऑफ टोर्ट्स का फॉर एग्जांपल राहुल गांधी केस कर देते हैं, अब राहुल गांधी लॉ ऑफ टोर्ट्स में गवाही के रूप में क्या दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की एक पर्टिकुलर दिन कैसी इज्जत थी, रेपुटेशन थी, और क्या इन्होंने बोला, तो अब उसकी गवाही नहीं दी जा सकती राहुल गांधी जी, क्योंकि सेक्शन 50 भारतीय साक्षी अधिनियम की एक्सप्लेनेशन ने आपको स्टॉप कर रखा है। एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे, एक पर्टिकुलर दिन पर, 2-3 पर्टिकुलर दिनों पर एक व्यक्ति की कैसी इज्जत थी, रेपुटेशन थी, और क्या उसने बोला, क्या डिस्पोजिशन दिया, उसकी आप नहीं दिखा सकते। आप क्या गवाही में दे सकते हो कि एक व्यक्ति की हमेशा से ही क्या इसकी इज्जत बनी हुई है समाज में, और क्या ये हमेशा समाज में आकर कैसा रवैया दिखाता है, कैसा कंडक्ट दिखाता है, कैसे डिस्पोजिशन करता है, बोलता है, कैसे सबको रेफर करता है, तो आप उसके बारे में दिखा सकते हो। तो ये आप जनरल पर्टिकुलर मौके पे एक व्यक्ति की इज्जत कैसी थी, उस पर्टिकुलर दिन पर उस व्यक्ति की इज्जत कैसी थी, आप उसके बारे में गवाही नहीं दे सकते। हाँ, 10-20 साल से इस व्यक्ति की यही इज्जत बनी आ रही है, आप उसके बारे में गवाही दे सकते हो। क्या इस व्यक्ति की 10-20 साल से इज्जत, रेपुटेशन अच्छी है या बुरी है, आप उसकी गवाही दे सकते हो, पर 1-2 दिन, 2-4 महीने उसकी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारी होती है सेक्शन 50 की भारतीय साक्षी अधिनियम की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण पूरी। तो यहीं के साथ आज हमारी क्लास भारतीय साक्षी अधिनियम की पूरी होती है, जिसमें मैंने सेक्शन आपको पढ़ाए। कौन कौन से सेक्शन पढ़ाए? सेक्शन 43 टू सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम आज मैंने पूरे करवाए। अब कल की क्लास में हम सेक्शन 51 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना। आप जब भी कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 2 महीने बाद, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जैसा कि मैं करता हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ, उस पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं टाइम निकाल कर आपके डाउट्स का जरूर रिवर्ट बैक रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।